हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जर्मनी का यूनिफिकेशन बताया था और आज मैं आपको इटली का यूनिफिकेशन जो है वो बताने जा रही हूँ। जैसा कि अगर आप बुक के पेज नंबर 21 पे देखते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि इटली जो है डिफरेंट कलर से दिखाया गया है, अलग अलग पैचेस में बटा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको ये एक ही कलर का दिखाई देता है। ये क्या शो कर रहा है कि पहले इटली जो था डिफरेंट छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन बाद में जब उसके यूनिफिकेशन का प्रोसेस चला तो जो था वो सारा का सारा इटली जो था वो एक हो गया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इटली जो है वो था। अब इसके लिए कैसे यूनिफिकेशन हुआ था, इसके मेन पॉइंट बता रही हूँ। द कंडीशन ऑफ द इटली इन द 19th सेंचुरी में क्या था। इटली हैड टू बी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। वहाँ की राजनीतिक स्थिति जो थी वो काफ़ी जो थी वो ख़राब थी, और जिसकी वजह से क्या था, इटली वाज द स्कैटर्ड ओवर द वेरियस डायनेस्टिक स्टेट में, और अलग अलग राज्यों में जो था वो बटा हुआ था। ठीक है, स्टेटस एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर के जो मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर था उसके द्वारा जो था उसका पूरा का पूरा जो था वो कंट्रोल था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मध्य में क्या हुआ, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। जो था 7 स्टेट्स में जो था वो डिवाइडेड था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आउट ऑफ दीज स्टेट ऑफ सरदानिया, पिडमोंट एंड वाज द रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसेसली हाउसेस जो थे उन्होंने जो था उनको डिवाइडेड किया हुआ था। दिस नॉर्थ एंड द ऑस्ट्रिया द हैब्सबर्ग जो था उसमें डिवाइड था। दिस क्रिएटिव ऑफ द रूल बाय द पॉप जो था वहाँ का शासक जो था उसने सबसे ज़्यादा वो किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, द सेंटर ऑफ द पॉप के बाद में था, और देयर आर द नो कॉमन लैंग्वेजेस ऑफ दीज, और ना ही उनकी कोई स्थानीय जो बोली थी वो थी। और जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा इटली के यूनिफिकेशन में योगदान दिया था वो थे जोसेफ मैज़नी का था, जिसने कि 1830s में अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, लोगों को इकट्ठा किया। ना तो वो एक रेवोल्यूशनरी था, ना तो वो एक पॉलिटिशियन था, ना डेमोक्रेटिक था, बट ही वांट टू बी द यूनिफाइड द Italy, and by the is a lot of work, and he has to there are the 7 wars become with the other parts of the Piedmont के द्वारा, ऑस्ट्रिया हंगरी के द्वारा जो थी डिफरेंट वार्स की गई, और जिसके द्वारा उन्होंने जो था उसको जो था जब उसको विन जो था वो कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर अगला पेज 22 पेज देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से इटली और जो था यानी कि ब्रिटेन का बुक का ही ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो ब्रिटेन का इतिहास है, अगर आप देखिए यूरोप में, मैं बार बार आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से कि ब्रिटेन का इतिहास जो है रेस्ट ऑफ द यूरोप से जो है बिल्कुल ही अलग है। ऐसे क्या कारण है इसके बेटे, देखिए बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो था ऐसा जो था वो हुआ। अब मैं आपको पहला बताने हाउ द देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ और दिखा भी रही हूँ साथ में। जो सबसे बड़ी बात है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अगर आप देखिए अगर आप इस पेज पे देख रहे हैं तो ये मैं पेज आपको बताने जा रही हूँ, जिसके द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से पेज नंबर 22 पे कि हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन रेस्ट ऑफ द यूरोप, ये बुक का भी क्वेश्चन है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कई बार 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में मेन पॉइंट के लिए आ जाता है। तो इसको हमने अब बहुत अच्छी तरीके से जो है वो करना है, और इसको मैं अच्छी तरह से समझा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म ब्रिटेन इन द अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप, यानी कि ब्रिटेन का जो इतिहास है बाकी यूरोप के से कैसे अलग है। देखिए बेटा, सबसे बड़ा इसका कारण क्या था, इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द वार्स एज वाज द जर्मनी बट लॉन्ग ड्रॉन ऑफ द प्रहर। ये नहीं है जैसे जर्मनी में युद्ध हुए उसके द्वारा विजय प्राप्त की, लेकिन ये इसका प्रोसेस जो था बहुत ही धीमे तरीके से जो था चला और उसको किया गया। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ रहते थे। कौन कौन से, इंग्लिश, वेलिश, स्कॉटिश एंड द आयरिश, एंड देयर ओन कल्चर एंड द
पॉलिटिकल ट्रेडिशन की अपने राजनीतिक सांस्कृतिक जो थी वो थी. बट इन द इंग्लिश नेशन वॉज द कोर्स ऑफ द टाइम वॉज द एबल टू एक्सटेंडेड द इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन. और जो था लगातार दूसरे राज्य जो थे उसमें दखल अंदाजी जो थे वो दे रहे थे. आइसलैंड ड्यू टू द had the wealth and the importance of the power, वो अपनी शक्ति को बरकरार रखना चाहता था. ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन. अब क्या हुआ, ब्रिटेन की ये पूरे वर्ल्ड में एक इतिहास है कि 1688 में वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुई थी बेटा. और इस रेवोल्यूशन के द्वारा आप विश्वास नहीं करेंगे, देखिए नेशन में जितने भी यूरोप में युद्ध हुए वो सब वार हुए, हज़ारों लोगों के मारे गए, युद्ध हुआ. बट ब्रिटेन का इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1688 में वहाँ एक रेवोल्यूशन हुई, बट विदाउट ड्रॉपिंग ऑफ द ब्लड ड्रॉप, रक्त की एक भी बूंद गिरे बगैर जो था पावर जो थी राजा से राजा के हाथ से पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो थी आ गई थी. और ये वर्ल्ड में इतिहास जो है वो जाना जाता है. द इंग्लिश पार्लियामेंट वॉज द इंस्ट्रूमेंटली थ्रू आउट द नेशन स्टेट. द इंग्लिश हैज टू क्रिएट द कम ऑफ द फॉर्मेट जो थी वो बनी. द एक्ट ऑफ यूनियन बना 1707 में बना. फॉर्म ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में एक एक्ट बना, उसका नाम रखा यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से इसको जाना जाता है. ठीक है, एज द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज द इंग्लिश मेंबर्स. उसकी पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर थे बेटा, ये इट इज़ द मेन पॉइंट, जितने भी थे वो सारे कौन थे, इंग्लिश के यानी कि इंग्लैंड के ही थे. ठीक है, एंड ए पॉलिसी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वाज द फॉलोड अगेंस्ट द कैथोलिक्स क्लास ऑफ द स्कॉटिश हाईलैंड. जो स्कॉटलैंड के थे और जो कैथोलिक्स बोलते थे उनके जो था कि अगेंस्ट जो थे कैथोलिक्स के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्रिश्चियन जो रिलीजियस है वो दो है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. और ये जो प्रोटेस्टेंट थे और वो कैथोलिक्स के अगेंस्ट नियम और लॉ जो थे वो बनाते थे. बनाते थे. इन द आयरलैंड टू सिमिलर पॉलिसी वाज फॉलो. और आयरलैंड जो उनकी नेबरिंग में था वो भी जो था वो सेम पॉलिसी जो था वो फॉलो कर रहा था. अब उसने क्या किया, देयर वाज ए कैथोलिक्स एज वेल एज द प्रोटेस्टेंट. वहाँ पे कैथोलिक्स भी थे और प्रोटेस्टेंट्स भी थे. रेगुलेट वर विद सपोर्टेड बाय द अल्टीमेटली इन द 1801, जिसकी वजह से वहाँ 1801 में वहाँ पे वार हुई. एंड द आयरलैंड वाज द इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम. और क्योंकि वहाँ पे कौन थे, कैथोलिक्स विरोध कर रहे थे और प्रोटेस्टेंट्स था इंग्लैंड, और इसलिए वो उसमें शामिल जो थे हो गए. और जब आयरलैंड इंग्लैंड में शामिल हो गया तो क्या बना, ए न्यू ब्रिटेन नेशन वाज बी फॉर्म. एक नई ब्रिटेन राष्ट्र बना थ्रू आउट द प्रोटेक्टिंग ऑफ द डोमिनेशन ऑफ इंग्लैंड. जिसमें इसमें भी आयरलैंड भी अगर उसमें शामिल हुआ, ये सबसे बड़ी बात है. वहाँ पे भी ब्रिटेन ने अपनी सुपरमेंसी यानी कि अपनी पावर को जो था बरकरार रखा, यानी उसने अपनी पावर को बनाए रखा और अपनी कल्चर को, जो ब्रिटेन की कल्चर थी, उसको बनाए रखा. द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, नए ब्रिटेन के नए सिम्बल्स बने. द ब्रिटिश फ्लैग, जैसे हमारा ट्राई कलर फ्लैग है ना, ऐसे ही उन्होंने एक अपना एक फ्लैग बनाया और उसको नाम दिया यूनियन जैक. जैसे हम तिरंगा बोलते हैं ना अपने झंडे को, ऐसे ही उन्होंने अपने फ्लैग को, जो नेशनल फ्लैग था, उसको नाम दिया यूनियन जैक नाम दिया. और जैसे हम राष्ट्रगान गाते हैं जनगण मन, ऐसे इन्होंने अपना नेशनल एंथम बनाया, गॉड सेव अवर नोबल किंग्स, कि हमारे राज्य को जो है वो सुरक्षित रखे. द इंग्लिश लैंग्वेज बोली गई. वर बी एक्चुअली प्रमोटिंग एंड द ओल्डर नेशन वर सर्वाइव ओनली फॉर द सब्सिस्टेंटली ऑफ द पैटर्न ऑफ द यूनियन. और यूनियन के लिए जो था उसको यूनाइटेड जो था वो किया गया. थैंक यू.